हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज छठ पूजा है, तो छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो बच्चे बिहार से होंगे वो जानते होंगे कि छठ पूजा बिहार में कितना इंपॉर्टेंट होता है। यूपी बिहार में हम लोग का छठ पूजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि छठ पूजा के दिन भी क्लास मतलब हम वीडियो अपलोड किए हैं। हर एक दिन हम वीडियो अपलोड करते हैं। बहुत ऐसा रेयर ही हुआ है जो हम वीडियो एक दिन गैप किए हैं। तो अब छठ पूजा के दिन भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे, अगर हम इतना मतलब थोड़ा बहुत आपके नज़र में हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा टॉपिक है और इस चीज़ को कवर करते हैं। देखते हैं इस टॉपिक को जो 10th चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे वो कवर हो पाता है कि नहीं। और ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि आपको हम बताए हैं, रीज़न बताए हैं। बहुत सारे वीडियो में से बताते आ रहे हैं कि रीज़न अभी बहुत साफ है कि छठ पूजा चल रहा है। छठ पूजा में बहुत ज़्यादा काम होती है। हम गाँव पर हैं तो गाँव पर वीडियो उतना अच्छा से बन नहीं पा रही है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो को रोज़ डालें या वीडियो रोज़ बनाए। तो बना के रोज़ हम आपको वीडियो डाल रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। विनिमय के साधन सिक्के। व्यापार वाणिज्य में विकास के साथ ही विनिमय लेन देन के साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। आप पिछले अध्याय में संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में गाय को देखे होंगे। पहले व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा। पहले असमान भार वाले तथा आसानी की कृति आहत सिक्कों का उपयोग किया जाता था, परंतु मौर्य के बाद भारत में आंतरिक और बाह्य व्यापार का व्यापक विकास हुआ। हिंदू यूनानी सिक्कों के सोने के हिंद यूनानी और सिक्कों ने सोने का सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। आहत सिक्के। चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। तो आहत सिक्का किसे कहा जाता है? जो चांदी और सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह बनाया जाता है उसे आहत सिक्के कहा जाता है। कुषाण शासकों के समय सोने और चांदी के जो सिक्के जारी किए गए थे उनका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था। इन शासकों के द्वारा दैनिक कार्यों का उपभोग के लिए तांबे के सिक्के भी प्रचलन में लाए गए। पुरातत्वविदों को इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर मिलते हैं। इन सिक्कों से हमें उसके जारी करने वाले शासकों के समय व्यापार, वाणिज्य एवं आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर शासकों, देवताओं आदि के चित्र अंकित रहने से उस काल के कलात्मक विकास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मतलब जो सिक्का है उस पर देवता जो मतलब जो जारी किया है उसका देवता का मतलब वो जो शासक हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, उनका मतलब चित्र भी अंकित होता है। और उसके बारे में वो अंकित होने के कारण हम लोग उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि किसका फिगर है ना। आज महात्मा गांधी का देखेंगे, एक कोई भी नोट पे महात्मा गांधी का फोटो रहता है, ठीक है। तो उस सिक्का पर जानते होंगे कि महात्मा गांधी कौन है। उनके बारे में अगर जो बच्चा पहला बार देखेगा तो जानेगा कि ये कौन है। फोटो पर देखेंगे तो उनके बारे में जानेंगे कि महात्मा गांधी कौन थे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये बता रहा है कि इस मतलब फिगर होने के कारण, फिगर देने के कारण, जैसे कि चित्र है, सिक्का है, इस पर फिगर है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना कि किस चीज़ का फिगर भाई। तो वो चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए मतलब थोड़ा फायदा होता है कि आप जैसे कि देवताओं के बारे में जान रहे हैं तो अंकित देने से ये को फायदा हो जाता है। कुषाण शासक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित मिलते हैं, अतः यह सिक्के उस समय भी आर्थिक संपन्नता एवं धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। शहर के समृद्धि एवं शहर विभिन्न गतिविधियों का केंद्र व्यापार वाणिज्य के क्षेत्रों में अत्यधिक विकास के शहरों की समृद्धि को बढ़ाया। जातक कथाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह लोग व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे थे। तो इस जातक व्यापार से हम लोग पता चलता है कि किस तरह लोगों आर्थिक मतलब रूपों से व्यापार में संपन्न होते जा रहे थे। शहर कई गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। वे शिल्पकला, व्यापार, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख नगर थे तक्षशिला, कौशाम्बी, सरस्वती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी आदि। दक्षिण भारत में टगर पैठन, धन्य, कटक, अमरावती, अरिकमेडु आदि महत्वपूर्ण शहर थे। पाटलिपुत्र
विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के रूप में हम पाटलिपुत्र पटना का उदाहरण ले सकते हैं। यह महाजनपद काल से ही अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा। यहाँ यातायात के लिए दो तरह के साधन उपलब्ध थे, जल मार्ग, स्थल मार्ग। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला की ओर जाने वाले स्थल पाटलिपुत्र से ही होकर जाता था। दूसरी ओर जल मार्ग द्वारा ताम्रलिप्ति बंगाल बंदरगाह तक यहाँ से रास्ता जाता था। यह बर्मा और श्रीलंका के लिए प्रमुख बंदरगाह था। शहर के चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने के लिए कई संग्राम थे। वर्तमान पटना का भिखना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने की जगह थी। पाटलिपुत्र राजकीय एवं लोक कला की प्रमुख केंद्र के रूप से विकसित था। आसपास के किसान एवं पशुपालक अपने उत्पादन को बेचने शहर आया करते थे। पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक प्रशासनिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र बना रहा। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी निवास करते थे जो उच्च वर्ग के आय समूह के लोग होते थे। इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार से सांस्कृतिक गतिविधियां विकसित हो गई थी, मतलब की गई थी। आपको लग रहा है कि हम यहाँ से छूट गया है, यहाँ से वीडियो नीचे हो गया था, बुक। तो यहाँ हम पढ़ा रहे थे, यहाँ तो पढ़ रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ से पढ़ दे रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वीडियो थोड़ा सा जो बुक है वो नीचे की तरफ हो गया था और वीडियो में नहीं आ रहा था। वर्तमान पटना भिखान पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह थी। पाटलिपुत्र राजकीय एवं लोक कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित था। आसपास के किसान एवं पशुपालक अपने उत्पादन को बेचने शहर आया करते थे। पाटलिपुत्र हजारों साल तक प्रशासनिक गतिविधि का प्रधान केंद्र बना रहा। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी निवास करते थे जो उच्च वर्ग के आय समूह के लोग होते थे। तो कौन आय, मतलब उच्च जाति, ज़्यादा मतलब उच्च आय के लोग होते थे, जैसे कि मतलब धनी लोग। इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां विकसित की गई थी। इनके अधिकारियों द्वारा मठों एवं मंदिरों को दान दिया जाता था। प्रायः शहर के राजा रानी, बड़े बड़े अधिकारी, धनी व्यापारी एवं शिल्पकार दान देते थे। स्रोत से जानकारी मिलती है कि यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, रथकार, सोना लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि निवास करते थे। हमें उस समय के गाँव के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है, क्योंकि उस समय के गाँव की खुदाई पूर्वजों द्वारा शायद ही हुए हैं। फिर भी अभिलेखों एवं तत्कालीन साहित्य से हमें गाँव के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मर्योत्तर काल के सभी एक समान, मतलब मर्योत्तर काल के सभी गांव एक समान नहीं थे। जन पर किन्हीं परिस्थिति एवं जलवायु का असर था, तो कहीं संस्कृति विभिन्नता थी। पहाड़ी एवं वन प्रदेश के दूर दूर बसे थे। एक उनकी जनसंख्या विरल थी, जबकि गंगा घाटी के गांव घनी आबादी से युक्त थे। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव की प्रशासनिक संरचना, स्थानीय प्रशासन थोड़ी भिन्न थी। तो क्या थी? गांव के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो संरचना व्यवस्था थोड़ी सी क्या थी? भिन्न थी, अलग थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक टॉपिक और बच गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको भी कवर कर देंगे। तो आज छठ पूजा है और छठ के दिन हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, घाट पर जाते हैं। घाट पर जाने की पूजा, आज मेरे घर भी छठ हो रहा है। सबके घर छठ होता है, जब मतलब पूरा गांव में अच्छा सब होता है, सब अच्छा साल बीत जाता है तो सब लोग छठ करते हैं। छठ बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसके घर होता होगा वो जानते होंगे कि छठ कितना महत्वपूर्ण पर्व है। तो हमारे घर भी आज छठ है, तो इसलिए आज छोटा सा वीडियो, जैसे तो हम आपको बताए ही थे कि छठ पूजा के समय से छोटा वीडियो आएगा दिवाली से ही, क्योंकि दिवाली और छठ पूजा दोनों के समय मतलब बहुत ज़्यादा ये हो जाता है,
होता है ना कि काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो छठ पूजा में एक जैसे शादी का कार्यक्रम होता है, उसी प्रकार छठ का भी ये होता है। तो जिसके घर छठ होता होगा, आप छठ को एंजॉय कीजिए, नहीं होता होगा फिर भी आप घाट पे जाइए, प्रसादी मांग कर खाना चाहिए छठ पूजा का, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण छठ पूजा का प्रसादी होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरे वीडियो पर, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ये टॉपिक के साथ। आज हम लोग का अगले नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हम लोग आज बुक मतलब उस दिन बुक को कवर कर देंगे, ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा जाकर आप लोग भी देखिए, प्रसादी मांग कर खाइए, क्योंकि प्रसादी में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और प्रसादी बहुत अहमियत रखती है छठ पूजा की। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।